हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीट के जो साइंस का सिलेबस है वो आपको करवा रही हूँ, जिसमें हमने 2 क्लासें हमारी हो गई हैं। आज हम पढ़ेंगे कि केंद्रक के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था कि कोई भी कोशिका होती है उसके बीच वाला सघन भाग होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक में जो धागेनुमा, जैसे यहाँ हमने देखा था कि केंद्रक में जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। और गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? जब कोशिका विभाजित होती है उस समय गुणसूत्र हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर केंद्रक में उपस्थित एक छोटी सघन संरचना, केंद्रक में एक तो होता है न्यूक्लिक जो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र, और दूसरी क्या होती है, एक छोटी सघन संरचना होती है जिसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर केंद्रक के आधार पर हम जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और यूकैरियोट्स वो जीव होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका मतलब, प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है? तो प्रो का मतलब होता है आदिम या अविकसित, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक जो है वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं है। और इसी तरह यूकैरियोट में यू का मतलब होता है सुविकसित, और कैरियोन का मतलब केंद्रक, यानी कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक है वो अच्छी तरीके से विकसित हो तो उनको हम बोलेंगे यूकैरियोट, और जिनमें अच्छी तरीके से विकसित नहीं होगा उनको बोलेंगे प्रोकैरियोट। अब कुछ शॉर्ट पॉइंट बना रखे हैं मैंने, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे मान लो ये केंद्रक है तो सिर्फ एक जो उसका क्रोमेटिन पदार्थ है वही पाया जाता है, उसमें एक बाहर वाली केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली के अलावा झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये प्रिमिटिव सेल होती है। और इसके साथ ही साथ हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर सुसंगठित केंद्रक झिल्ली होती है, यानी जो केंद्रक द्रव्य है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और उसके अंदर फिर क्रोमेटिन और ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो सुविकसित कोशिका होती है। फिर हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है वो झिल्लीदार पुट्टिका में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड में पाया जाता है। अब प्लास्टिड आप जानते होंगे कि सिर्फ प्लांट्स जो सेल होती है उनके अंदर ही पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का। तो कुछ जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वो प्लास्टिड में ना पाकर झिल्लीदार पुट्टिका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें डीएनए की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, यानी डीएनए के अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसकी डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का, इसको एस पढ़ना है, 70S प्रकार का होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70S तो होता ही है, साथ ही साथ 80S प्रकार का भी होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जैसे कि नील हरित शैवाल, या इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ई कोलाई। इसके साथ ही यूकैरियोटिक कोशिका के जो भी जीव हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सब क्या आते हैं, बाकी यूकैरियोट्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म। तो देखो, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलिक हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, जबकि आरएनए होता है वो सिंगल, उसमें कोई कुंडली वगैरह नहीं होती। फिर क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन जो होती है वो डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यानी डीएनए का वो पार्ट जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है उसको हम जीन कहते हैं। कोशिका विभाजन नहीं हो रहा तब जो डीएनए होता है, डीएनए यानी जो भी केंद्रक के अंदर जो पदार्थ है, जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तो जो कोशिका विभाजन के समय हमें धागे से दिखाई देते हैं, उस गुथ के क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो गुथ का क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। और जब कोशिका विभाजित नहीं होती तो जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन।
फिर हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है। तो देखो, कोशिका द्रव्य का मतलब है कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ तरल भाग, यानी कोशिका के अंदर का जो तरल भाग है उसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों, अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका का जीवित भाग होता है। फिर सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी विषाणु होता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित विशिष्ट कार्य करने वाले घटक, उनको हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसे घटक पाए जाते हैं जो किसी स्पेशल काम को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं या कुछ स्पेशल काम करते हैं, यानी उनका स्पेसिफिक काम होता है उसके लिए, तो उनको हम कोशिकांग या ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो जैसे कि दो चार ऑर्गेनल्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और रसधानियाँ, तारकाय। फिर हम बात करते हैं इनमें से, अब एक एक का थोड़ा बहुत हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। ये क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, यानी इसमें डबल लेयर होती है। और ये क्या बनाती है, कोशिका के अंदर जालिका तंत्र बनाती है। फिर इसकी संरचना जो होती है, या तो ये नलिकाकार होती है या फिर गोल थैलेनुमा होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका, और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। तो देखो, चिकनी अंतःद्रवी जालिका जो है उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो सतह होती है यानी जो उसकी झिल्ली होती है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर, उसकी सतह पर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे, ये क्या है, इस झिल्ली के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम। जबकि जो चिकनी होती है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब राइबोसोम के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम पाए ही नहीं जाते, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है तो उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो जो ये प्रोटीन संश्लेषण होता है इस राइबोसोम में, उस प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम कौन करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका काम करती है। तो अंतःद्रव्य जालिका के काम लिखे हुए हैं। देखो, प्रोटीन को अन्य भागों में पहुंचाती है, और इसके साथ ही साथ जो लाइसोसोम होता है उसके जो पाचक एंजाइम होते हैं उनका भी संश्लेषण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके क्या काम है, तो वो वसा और लिपिड के अणु बनाने में सहायता करती है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा यानी फैट और लिपिड के अणु बनाने में सहायता करती है। कशेरुकों के जो भी वर्टिब्रेट होते हैं उनका जो यकृत की कोशिकाएं हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यकृत की कोशिकाओं में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो विष व दवा, यानी जो भी जहर है या जो भी दवा है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य व केंद्र के बीच पदार्थों को परिवहन में नलिका रूप में कार्य करती है। यानी जो भी पदार्थ हैं जिनको कोशिका द्रव्य से केंद्रक में लेके जाना है या केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में लाना है, तो उसके लिए एक पाथ कौन, एक नली के रूप में, एक ट्यूब के रूप में पाथ कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एक देखो टर्म दी हुई है, झिल्ली जीवात जनन। तो झिल्ली जीवात जनन का क्या मतलब है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी झिल्ली द्वारा स्वयं प्रोटीन व लिपिड का संश्लेषण करके नई झिल्ली का बनना। यानी जब झिल्ली स्वयं ही अपने आप को बनाने के लिए, जो जैसे कि आप जानते हो कि झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो वो जो प्रोटीन और लिपिड है वो खुद जब झिल्ली खुद ही बनाए तो उसको हम बोलेंगे झिल्ली जीवात जनन। फिर हम बात करेंगे गोल्जी उपकरण की। तो गोल्जी उपकरण है वो भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो इसका मतलब दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं मिलते, जबकि यूकैरियोट्स में मिलते हैं। तो गोल्जी उपकरण की खोज कैमलियो गोल्जी ने की थी। ये लाइन भी याद करना आप कि इसकी खोज किसने की थी, कैमलियो गोल्जी ने। गोल्जी उपकरण में चपटी समानांतर पुट्टिकाएं होती हैं, उनको कुंडिका कहते हैं। यानी कि जो गोल्जी उपकरण होता है उसमें चपटी समानांतर जो पुट्टिकाएं हैं उनको कुंडिका कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं द्वारा कोशिकाओं के बाहर या अंदर भेजे जाते हैं। यानी जो गोल्जी उपकरण है उसकी जो पुट्टिकाएं हैं उनके द्वारा ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी संश्लेषित पदार्थ वसा और प्रोटीन जो बनाई थी उसको कोशिका से बाहर और अंदर ले जाने का काम करता है।
पुटिका में पदार्थों का संचयन होता है, यानी वो बनाते हैं, रूपांतरण उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, वह बंद किया जाता है। फिर गोल्जी बॉडी सामान्यतः, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, तो सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में बदलता है। जो सिंपल शुगर है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का काम गोल्जी बॉडी करते हैं। फिर लाइसोसोम जो है वो गोल्जी उपकरण से ही बनते हैं, यानी लाइसोसोम जो होते हैं उनके निर्माण में भी गोल्जी उपकरण सहायता करता है। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है, कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, तो जिसकी वजह से जब कोशिका के अंदर ये पाचक एंजाइम अगर रिलीज हो जाए तो वो उस कोशिका को ही खत्म कर देते हैं, जिसमें लाइसोसोम होता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैला या थैली कहा जाता है। फिर कोशिका का बिजली घर किसा कहा जाता है, तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कैसे बनेगी, तो जो भी हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और जो भोजन हम करते हैं वो भोजन पचने के बाद रक्त से या खून से हमारी हर एक कोशिका तक पहुंचता है। उसी प्रकार जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से खून से होती हुई हर एक जो कोशिका है वहां तक पहुंचती है। अब उस कोशिका के अंदर फिर वो भोजन और ऑक्सीजन है, उससे क्या बनती है, ऊर्जा, और वो ऊर्जा बनाने का केंद्र कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जीवित पदार्थ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य में किसको शामिल किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कि जीवद्रव्य में कौन कौन आता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों, केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य। फिर थोड़ा सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फटाफट अंतर देख लेते हैं कि पादप कोशिका जो होती है उसमें जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर दूसरा कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो रिक्तिका होती है उसके अंदर, तो रिक्तिका की वजह से साइड में आ जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसका केंद्रक एकदम सेंटर में होता है, यानी बीच में होता है। फिर पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ऐसे ही पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर रिक्तिकाएं होती हैं, और जो रिक्तिका होती है वो जो बीच में जो रिक्तिका होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर मैंने दे रखे हैं डायग्राम से भी, आप अगर समझ में आ रहा है तो आपको दिख रहा हो तो देखो। जो सबसे बाहरी लेयर होती है जो पादप में उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और जबकि जंतु में जो सबसे बाहरी लेयर है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। अब इसमें बीच में क्या पाई गई है, ये एक बड़ी सी जो दिख रही है वो है रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी बड़ी कोई रिक्तिका नहीं पाई जाती। तो बीच में इसमें क्या होता है, केंद्रक। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।